ये क्या मेथड है, कब यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कब यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या है दोनों में डिफरेंस। हम जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्टिंग जब लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। जरूरी नहीं होता ना जितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं उतने यूनिट्स ही बिक रहे हैं, हो सकता है उतने ही बिके, हो सकता है कुछ मेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह जाए। 10,000 एज इन मेरा ओवरऑल है, तो मैं अगर यहाँ पर निकालना चाहूँ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो वो कैसे होगा, 10 के डिवाइडेड बाय 1 के। डियर एससीए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग, एंड आई होप आप हमारी कॉस्टिंग की रिविजनरी से जो एंजॉय कर रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि छोटे से पार्ट में आपको जो है बेसिक्स एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बहुत ही समराइज्ड एंड इजी से आपको समझा दें एंड आपके कॉस्टिंग के कंसेप्ट जो है इजीली प्रिपेयर करा दें। तो आज रिचुअल को आगे ले जाते हुए मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक एरिया लेके आई हूँ जिसका नेम है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग के तो बहुत सारे मेथड होते हैं, हम देखते हैं एबीसी कॉस्टिंग है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, बहुत सारे कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। एंड बच्चे मुझे कहते हैं मैम ये सब तो ठीक है, बट सबसे पहले तो जरूरी है बेस। एंड बेस कहाँ से शुरू होता है, हमारे पुराने यूज होने वाले मेथड यानी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो एबीसी तो आया बाद में, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आया बाद में, बहुत सारे मेथड्स और भी बाद में आए, बट ये जो मेथड थे ये पहले से चलते आ रहे थे। एंड बच्चों को आज की डेट में भी ना थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, खास करके वो स्टूडेंट कि अभी +2 कर रहे हैं या जस्ट अभी करके हटे हैं एंड वो अभी कॉस्टिंग जो है सिलेबस में नहीं आया है, एंड इसीलिए सिलेबस एरिया से रिलेट करते हुए इसको फेमिलियर कराना है। तो चलिए आज का जो है इंटरेस्टिंग सा बहुत अच्छा सा सेशन जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये क्या मेथड है, कब यूज करते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कब यूज करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या है दोनों में डिफरेंस, क्या है दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए जानते हैं आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। देखो नाम ही बहुत प्यारा है एंड मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ कि कॉस्टिंग इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आपको नाम में बहुत कुछ मिलेगा। कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, बट कॉस्टिंग में नाम में बहुत कुछ रखा है। तो जिसका नेम है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी कि ये क्या कर लेता है, कॉस्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब कौन सी कॉस्ट को एब्सॉर्ब कर लेता है, सारी, यानी कि हमारी फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी दोनों तरह की प्रोडक्शन कॉस्ट को ये एब्सॉर्ब कर लेता है जब भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हमें निकालनी हो। मतलब हम सारे के सारे खर्चे एब्सॉर्ब करने हैं, अब सारे खर्चे एब्सॉर्ब करने हैं तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, फुल कॉस्ट अकाउंटिंग। अब फुल कॉस्ट अकाउंटिंग तो मैम इसका नेम हो गया। मैम फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे ही हो जाएगा, जी हाँ फिक्स्ड कॉस्ट भी आपने इसमें कंसीडर करना है। मतलब कि आप जो है आपके फिक्स्ड कॉस्ट को भी प्रोडक्ट के खर्चे में ही ऐड ऑन करो। अब मैम हमने कहा था कि फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली ऐड ऑन करना मुश्किल है, फिर हम लाइक उसको बाद में करेंगे, भी बताऊंगी कब होता है वो। ठीक है, तो यहाँ वाले मेथड में हम क्या करने वाले हैं, फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो है ऐड ऑन करने वाले हैं। अब मैम फिर आप बताने वाले थे डिफरेंस। अब डिफरेंस में मैं आ गई कि कहाँ पर मैं फिक्स कॉस्ट को नहीं कंसीडर कर सकती। मेरे पास वो मेथड होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल मीन एडिशनल, ठीक है, मार्जिनल मीन्स एडिशनल। अब एडिशनल है, अब इसी में मैं एक और वर्ड लेके आ जाती हूँ, इसको वेरिएबल कॉस्टिंग के नेम से भी जाना जाता है। इस नेम से जाना जाता है, वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट को हम क्या ट्रीट करते हैं, प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट के नेम से ऐड ऑन करते हैं। एंड मेरा यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैंने फिक्स कॉस्ट को भी ऐड किया था, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे थे, फुल कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पर हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चे को इंक्लूड कर रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में। एंड फिक्स कॉस्ट क्या ट्रीट होती है, पीरियड कॉस्ट। मैम वो क्या होती है, बड़ी अभी दिखाऊंगी। मैं बस एक सम अप सी बात बोलूंगी कि हम जो है मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्टिंग जब लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। एंड जब मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रही हूँ, तो पर यूनिट कॉस्ट में वेरिएबल भी कवर होगा एंड फिक्स्ड भी कवर होगा। तो देखो जब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल रही हूँ यहाँ पर, तो
वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कवर होगा एंड यहाँ पर यूनिट कॉस्ट जब होगी तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो। ठीक है मैम, ये डिफरेंस तो हमें थोड़ा थोड़ा पता चल गया। अब इनके जो मेन डिफरेंसेस हैं मैम वो बताओ। देखो, एक तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि मेन डिफरेंस वो आता है फिक्स्ड कॉस्ट का ट्रीटमेंट की अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। ये हम क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को भी, बट मार्जिनल कॉस्ट में ये पीरियड कॉस्ट होता है। मैम ये पीरियड कॉस्ट क्या है? बेसिकली इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाला कॉस्ट मानते हैं। हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कि हमारा क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ। एंड हम कंट्रीब्यूशन बेस पे ही चलते हैं यहाँ पर। एंड देन कंट्रीब्यूशन के बाद मैं नंबर ऑफ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड देन फिर उसके बाद मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है या टोटल प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ पर है, राइट। ये टोटल प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन जहां पर भी हम जिस पेज पे, एंड देन उसके बाद जो है मैं फिक्स कॉस्ट जो है लेस करती हूँ एंड देन फिर मेरा जो होता है प्रॉफिट जो है हम निकालते हैं। तो ये डिफरेंस आता है मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग में एज कंपेयर टू मेरा ऑप्शन कॉस्ट। तो मैम और क्या डिफरेंस आ सकता है मैम, सिर्फ डिफरेंस है? नो बच्चों, ये डिफरेंस नहीं है। देखो, जब मैं एक बार में एक मेथड फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट में कंसीडर कर रही हूँ एंड दूसरे मेथड में पर यूनिट नहीं कंसीडर कर रही हूँ, टोटल लेके जा रही हूँ, यानी कि यूनिट वेरी कर रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है की एक अमाउंट में जा रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स में इफेक्ट होगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स में इफेक्ट हो सकता है? सबसे बड़ा फैक्टर जो इफेक्ट होगा वो होगा मेरा इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक। अगर देखो, जरूरी नहीं होता ना जितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं उतने यूनिट्स ही बिक रहे हैं, हो सकता है उतने ही बिके, हो सकता है कुछ मेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रह जाए। तो अगर मैं अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही हूँ तो उस वाले केस में इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होगा यानी स्टॉक की वैल्यूएशन की वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें मैंने फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड किया हुआ है पर यूनिट प्रोडक्ट में। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में वो नहीं होगा, वो कम होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट होगा और वही डिफरेंस के कारण, वही फिक्स्ड कॉस्ट के डिफरेंस के कारण दोनों के प्रॉफिट के बीच में भी डिफरेंस आएगा। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की में डिफरेंस आएगा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। ये देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको मैं दिखाऊंगी। बट अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि इनमें अगर मुझे सिंप्लीफाइड अगर फॉर्म में बोलना है तो मैं एक सेंटेंस में क्या बोलूंगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अगर अभी तक का एरिया सम अप करें तो यहाँ पर एवरी यूनिट अब्सॉर्ब अ फेयर शेयर ऑफ ऑल प्रोडक्शन। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को यूज किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, दैट इज ओनली द एक्स्ट्रा, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन मोर यूनिट गोज इनटू द इन्वेंट्री। एक और यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का जो खर्चा होगा वो मेरा इन्वेंट्री में कवर होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। अब यानी कि अगर मैं अभी तक का एरिया देखूं, क्योंकि अभी तक हम इन्वेंट्री के बारे में समझ चुके हैं, तो क्या जाता है एक यूनिट की कॉस्ट में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस थोड़ा थोड़ा फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या जाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, अगर मैं ईच यूनिट की कॉस्टिंग की बात करूं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे मैम, आगे और बताइए इसके बारे में। तो देखिए डिफरेंसेस में जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट पे इफेक्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है प्रॉफिट को इम्पेक्ट करेगी, बिकॉज अगर मेरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेंज हो रहा है और इन्वेंट्री में मैं वो इंक्लूड कर रही हूँ, देखो इन्वेंट्री में मैं फिक्स कॉस्ट इंक्लूड कर रही हूँ, तो फिक्स कॉस्ट के वेरी होने से कहीं ना कहीं मेरा अब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो इफेक्ट हो रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो मैं उसमें इंक्लूड ही नहीं कर रही, इन्वेंट्री में प्रॉफिट जो है, इन्वेंट्री में जो मेरा ये फिक्स कॉस्ट है कंसीडर नहीं कर रही, इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में एबिलिटी पे अफेक्ट होता है। ये इसका एक बेनिफिट है, हम ये कह सकते हैं मैनिपुलेशन नहीं होता है। अब ना, ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रॉफिट से और इसका हमारे इन्वेंट्री से कैसा लिंक है। मैम कब ये वाला मेथड यूज करें, कहाँ पर सूटेबिलिटी? देखो बच्चों, हमारा जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है,
ये कहाँ पर यूज होता है? जहां पर मेरी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग जाती है, जहां पर मेरी बाहर देखियो ना रिपोर्टिंग जानी होती है, तब मैं यहाँ पर यूज करती हूँ। रीजन बिंग क्योंकि एक शॉर्ट शॉर्ट मेरे को प्रॉपर पर यूनिट जो है इन्फॉर्मेशन, बट मार्जिनल कॉस्टिंग जो का इंटरनल एरिया में करता है। तो देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ये बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर ना मेरा प्रॉफिट ना स्मूदन रहता है जब मेरा प्रोडक्शन और सेल्स इक्वल नहीं है, बिकॉज कुछ फिक्स्ड कॉस्ट जो है इन्वेंट्री में रह जाएगा। तो ये क्या करता है, प्रॉफिट को इक्वलाइज कर देता है। एंड गुड टू दैट ये क्या मेक श्योर करता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करे इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये यही कंसीडर करता है कि मेरा जो लाइक सेलिंग प्राइस है वो मेरे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को लॉन्ग रन में कवर कर रहा है। बट मेरा जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए है। एंड वो कब यूज होता है, कोई ऐसा मैनेजर जो कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग लेने वाला है कि यस कोई जैसे सपोज करो कोई वन ऑफ ऑर्डर है या एक बार वाला, तो उसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, तब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग कंसीडर करूँ क्योंकि उस टाइम पे फिक्स कॉस्ट तो वैसे ही कवर हो रही है। एंड अगेन इससे क्या पता चलता है, देखो कैसे प्रॉफिट चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे मेरे वॉल्यूम बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मेरे फिक्स कॉस्ट तो हो, तो ये वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज कर। अब तो मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फायदा होता है, इसमें मेरे को कंट्रीब्यूशन ज्यादा आता है कि देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, राइट। एंड वही तो मेरा की है सीवीपी एनालिसिस। तो दैट इज व्हाई मैं मार्जिनल कॉस्टिंग उन वाले एरियाज में यूज। अब नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं कि मैम ये तो यूजफुलनेस की आपने बता दिया, काफी सारे एरियाज आपने मैम इसको रिगार्डिंगली हमें बताए, और एरिया बताओ। हाँ और देखते हैं एग्जाम्पल पहले समझ। देखो हमारे पास सपोज करो मैंने प्रोडक्शन की है 1000 यूनिट, ठीक है, एंड मैं क्या कर रही हूँ, यूनिट्स क्या कर रही हूँ, 800 यूनिट जो है बेच रही हूँ। तो यानी कि मेरे पास बैलेंस कितना रह रहा है, 200 यूनिट। ठीक है, 200 यूनिट्स का मेरे पास बैलेंस है। अब सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, 50 रुपया। मैं रुपीज में कवर कर रही हूँ कि सबके लिए इजी रहेगा। तो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी, 20। एंड फिक्स्ड ओवरहेड मेरा क्या है, ये टोटल लेवल पे देखो तो 10,000 का है। यहीं पे वैसे लिख रही हूँ कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया मेरा 30 का। अब ये मेरा फिक्स्ड ओवरहेड है ना, ये मेरा 10,000 पर एनम जो है टोटल है। ठीक है, अब इसको अगर मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से चलो, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। देखो अगर मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरे को पता है मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद उसको यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन पे निकाल सकती हूँ, राइट। क्या मैं टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकती हूँ? तो जल्दी से बच्चों नीचे पार्टिसिपेट कीजिए, मैं अभी सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग में लिख रही हूँ, लाइक ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। एंड कंट्रीब्यूशन टोटल लेवल पे अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे नंबर ऑफ यूनिट के साथ इसको कवर करके बताओ। आया नहीं रिप्लाई मेरे पास, ठीक है। तो बेसिकली 800 यूनिट जो मैंने बेचे, राइट, 800 यूनिट बेचे। एक्चुअल में मैं यही देखना चाह रही हूँ कि आप लोग कहीं 1000 से मल्टीप्लाई तो नहीं करे। तो यहाँ पर अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखूंगी 800 यूनिट्स के हिसाब से, तो मेरे पास 24,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा कहाँ से, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। और सिंपल सी बात, मैंने कुछ अभी वर्कआउट नहीं किया, मैं तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं बना रही यहाँ पर। तो देखो मेरे पास सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मेरा आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मेरा आया था 30। एंड देन फिर उसके बाद मैंने के साथ मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो मेरे पास आ गया था 24 के। अब इसे अगर मैं प्रॉफिट टेस्ट करूंगी, मेरा प्रॉफिट कितना था, 10 के। एंड लाइक सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट में माइनस करूंगी, मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 10 के, राइट। गाइस देखो अगर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फिक्स कॉस्ट 10 माइनस किया तो मेरा 14,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ। ये है मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग।
अब इसी सिनेरियो में वैसे आगे सॉल्व है, राइट? इस सिनेरियो को अगर मैं करती हूँ अपना अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मैं क्या करती हूँ, मैं टोटल कॉस्टिंग लेती हूँ। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट तो है, फिक्स कॉस्ट मेरी क्या है, 10,000 है, 10,000 एज इन मेरा ओवरऑल है। तो मैं अगर यहाँ पर निकालना चाहूँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो वो कैसे होगा, 10K डिवाइडेड बाय 1K, दैट इज 10। तो अगर मैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देख रही हूँ, तो यहाँ पर हम पता है क्या करते हैं, मैं टोटल कॉस्ट निकालती हूँ। तो यहाँ पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 10 प्लस 20 दैट इज मेरा 30। अब यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट निकालूंगी तो कैसे निकलेगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा माइनस कर। तो मेरा सेल्स क्या है, अगर मैं यूनिट्स देखूं तो मैंने कितने की मेरी सेलिंग है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज मेरा 50 और मैंने यूनिट कितने बेचे, 800। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि 800 यूनिट्स है मेरे, 800 यूनिट एन टू 40, 50 का प्राइस है, राइट? तो 50 का प्राइस है, 5 8 दा 40, 40,000 की हो गई मेरी। अब 40,000 की सेल्स है, कॉस्टिंग अगर मैं बात करूं तो 30 के हिसाब से है, और कॉस्टिंग तो मैं किस पे बोलूंगी, जितने यूनिट है, राइट? जितने यूनिट्स है। तो कॉस्टिंग कैसे करेंगे, 3 8 दा 24, 3 था ना मेरा, तो 800 इंटू 30, तो 24,000 का आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 16,000। आप देख रहे हो मेरे पास प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला। तो गाइज मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि दोनों के बीच में प्रॉफिटेबिलिटी का डिफरेंस आ रहा है, हम देख रहे हैं। अब इसको आप देख लीजिए सिनारियो में, लाइक एक तो आपके सामने मैंने कुछ सॉल्व कर दिया, सजेस्टेड आंसर भी देख लीजिए कि यस फिक्स्ड कॉस्ट मैंने निकाला, फिर टोटल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। देन मैं अगर इनकम स्टेटमेंट बना रही हूँ तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पड़ा है, कौन सा, वो 200 यूनिट, इस हिसाब से जो मेरा पर यूनिट कॉस्ट है एंड मेरा प्रॉफिट। और अगर मैं बात कर रही हूँ मार्जिनल कॉस्ट की, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, जिसमें से कि फिक्स कॉस्ट बाद में माइनस किया प्रॉफिट। तो ये मेरे पास के का डिफरेंस जो है अराइज हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, फिक्स कॉस्ट के कारण हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट मैंने इन्वेंट्री में इंक्लूड की हुई है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस। तो अब देखो 2,000 का डिफरेंस है, इंक्लूड हो जा रहा फिक्स कॉस्ट इन द क्लोजिंग ओवरहेड। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी वैसे हम देख चुके हैं कि जो मेरा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ये मेरे गैप स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस के साथ मैच करता है। एंड इस वाले केस में देखो हम सारा खर्चा कंसीडर कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग और रेवेन्यू मैच हो रहा है, तो इसीलिए एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में ये ज्यादा बेटर है। बट अगेन जब मेरा इन्वेंट्री जब है चेंज होती रहेगी, तब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वेरी करती रहेगी, वहां पर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी वेरी नहीं करती है इन्वेंट्री के चेंजेस के कारण। तो इसलिए सिर्फ इसी रीजन के कारण ये डिसीजन मेकिंग में अच्छा नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्टिंग की, इंटरनल डिसीजन मेकिंग में अच्छा है। हम देखते हैं कि इसकी मेरा कंट्रीब्यूशन एनालिसिस जैसे कि सीवीपी एनालिसिस अभी मैंने आपको जैसे बताया, वहां पर ये बेटर हो सकता है। एंड फिक्स कॉस्ट तो देखो मेरी सेम है, तो वो लाइक यू नो कि फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट जो है क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि अगर फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी तो कैसे इफेक्ट आएगा, ये हमें पता चल जाता है। बट अगेन तो गैप या आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली यूज नहीं कर सकते, एंड से मेरी इन्वेंट्री वैल्यू कम होती है एज जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, तो अब अगर मैं ये समझूं कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में बेटर है, प्रॉफिट जो है ज्यादा आएंगे जब मेरी इन्वेंट्री बढ़ती बढ़ती जाएगी, हम देख चुके हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इंटरनल एरिया में बेटर है, सीवीपी डिसीजन मेकिंग में बेटर है। ये दोनों का डिफरेंस है। एंड अगर अभी तक मैं क्विक मेमोरी हूँ तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग विल अब्सॉर्ब एवरीथिंग, वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो।
मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली द मार्जिन मूव्स, ओनली द कॉस्ट दैट मूव्स विद द वॉल्यूम। सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस आ जाता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड में। एंड अगर मैं इसमें एक और एरिया देखूं कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इंक्लूड होता है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में, कैरी फॉरवर्ड होता है इन्वेंट्री में जब तक वो इन्वेंट्री बिके नहीं। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स जो फैक्ट्री ओवरहेड होता है तो मैं पीरियड एक्सपेंस कंसीडर करती हूँ, यानी कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे P&L में उस मंथ में उस पीरियड में हम जो है राइट डाउन जो है कर देते हैं। तो ये था हमारा लाइक डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड आई गेस गाइस आप सबको ये डिफरेंस जो है क्लियर है। हम लेके आते रहेंगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपके रिवीजन के लिए, हमारे साथ अगले वीडियोस के लिए जुड़े। थैंक यू गाइस।